क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव किसी की मानसिकता को इतना कमजोर कर सकता है कि वो अपने पिता का ही कातिल बन जाए? या फिर इस खौफनाक कहानी के पीछे छिपी है कई और सच्चाई? मैं बात कर रही हूँ लखनऊ से आई उस खबर की जिसने रिश्ते को इस तरह शर्मसार किया है कि ये खबर सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। जहां एक बेटे पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या कर शव के टुकड़े ड्रम में छुपा दिए और फिर बहन के साथ बैठकर खाना भी खाता है। हर कोई कह रहा है कि यहाँ पढ़ाई का दबाव था, लेकिन जांच में एक और सच्चाई सामने आई है। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की पूरी सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। यह सनसनीखेज मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके का, जहां 49 वर्षीय कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो जालौन के रहने वाले थे और लखनऊ में वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक थे, वो अचानक 20 फरवरी से लापता हो जाते हैं। लापता होने की रिपोर्ट भी किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने ही दर्ज करवाई। लेकिन 3 दिन बाद जब घर में तेज बदबू आने लगी, तब जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। 23 फरवरी को जब पुलिस घर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में रखे नीले ड्रम में मानवेंद्र सिंह का शव बरामद हुआ। वही नीला ड्रम, याद कीजिए, जो मेरठ हत्याकांड के समय सामने आया था, जिसमें मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर नीले ड्रम में उसके टुकड़े छिपाए थे। बिल्कुल वैसे ही इस मामले में भी शव के टुकड़े किए गए थे, हाथ पैर अलग कर पॉलिथीन में पैक किए गए थे। कुछ टुकड़े करीबन 20 किलोमीटर दूर काकोरी के सदरौना इलाके में फेंके गए थे। धर को ड्रम में भरा गया था और बताया जा रहा था कि उसे जलाने की भी तैयारी कर ली गई थी। 10 लीटर तारपीन का तेल भी खरीदा गया था। हत्या कैसे हुई है, आइए उस पर भी बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी की तड़के सुबह करीबन 4:30 बजे अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से सोते वक्त उसके सीने में गोली मार दी। बताया गया कि वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसके पिता की आखिरी सांस तक भी नहीं रुक गई। इसके बाद शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाकर बाथरूम में रखा गया। आड़ी से हाथ पैर काटे गए, नल की टोंटी खुली रखी गई ताकि खून नाली से बहता जाए। सोचिए, ये सब करने के लिए कितना ठंडा दिमाग क्या जरूरत होता है और शायद से कितनी हिम्मत की। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव किसी को इतनी हिम्मत दे सकता है कि वो किसी का खून कर दे, वो भी इतनी बेरहमी से? सोचने वाला बात है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद अक्षत अपनी चाची के पास गया, चिकन और पनीर की सब्जी बनवाई, घर लौटा और बहन के साथ बैठकर लाश के पास खाना खाया। किसी को शक ना हो इसीलिए रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया उसने। बहन को एग्जाम देने भेजता रहा, चाची से रोज की तरह मिलता रहा। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए काकोरी जाकर पिता का फोन ऑन किया ताकि लोकेशन घर के बजाय वहां दिखे। क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव वजह था? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। पुलिस का कहना है कि पिता बेटे पर मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट की तैयारी का दबाव बना रहे थे। बताया गया कि अक्षत 2 बार परीक्षा में असफल भी हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव इतनी निर्मम हत्या की वजह बन सकता है? आपको क्या लगता है? मनोवैज्ञानिक की सहायक प्रोफेसर शम्मी अकबर कहती हैं कि पारिवारिक तनाव और दबाव ट्रिगर हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में किसी गंभीर मानसिकता बीमारी या फिर हत्या का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है। जांच में सामने आई है दूसरी वजह। जांच में कुछ और बातें भी सामने आई हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। मानवेंद्र सिंह की दूसरी शादी की चर्चा चल रही थी। मोहल्ले में इस बारे में बातचीत भी हो रही थी और यही वो बात है जो बच्चों को पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा अपनी मां की जगह किसी और को नहीं देखना चाहता है। आपको बता दें कि 7 साल पहले मानवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी पिता पर ही थी। बताया जा रहा है कि पिता पार्टी के शौकीन थे, जिसके कारण बच्चे नाराज रहते थे। क्या इन सब कारणों ने मिलकर बेटे के मन में गुस्से की आग भर दी थी? बहन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के समय बहन उसी कमरे में मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि भाई ने उसे धमकाया था, किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। लेकिन सवाल तो उठेगा ही, उसने स्कूल में क्या किसी को नहीं बताया होगा इसके बारे में? चाची को क्यों नहीं बताया उसने? गोली की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी?
जब 103 मंजिला से नीचे आ रहा था तो उस समय खून की बूंद किसी ने क्यों नहीं देखी? पुलिस अब 3 अहम सवालों की जवाब तलाश रही। क्या बहन सिर्फ डरी हुई थी या उससे पहले से कुछ पता था? क्या चाची को किसी बात की भनक थी? क्या था असली सच? ये हर कोई जानना चाह रहा है। अब तक की कहानी में पढ़ाई का दबाव एक एंगल बन रहा है, लेकिन दूसरी शादी की चर्चा, पारिवारिक तनाव, पार्टी लाइफ, घर के अंदर की अनकही नाराजगी, ये सब मिलकर तस्वीर को और जटिल बना देते हैं। ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ नीट का दबाव नहीं है, बल्कि लंबे समय से पनप रहे गुस्से, असुरक्षा और पारिवारिक दरारों का विस्फोट था। लखनऊ की इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ पा रहे हैं? क्या परिवार में संवाद की कमी ऐसी त्रासदियों को जन्म दे रही है? या फिर इस मामले में अभी और भी चौंकाने वाला खुलासा आना बाकी? फिलहाल आरोपी बेटा पुलिस हिरासत में है, जांच जारी है और सच की परतें अभी पूरी तरह खुलनी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, इसमें इस कहानी ने हर माँ बाप और हर बेटे और बेटी को झंझोर कर रख दिया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरीके से सामने आई है। इससे पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली है, जहां कभी एक बेटे ने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, या फिर कई बार तो बीमा के लिए भी कई बेटे ने अलग अलग तरीके से अपने पिता की हत्या कर दी है। अब हम बात करते हैं ऐसे मामले में क्या कार्रवाई होगी। नाबालिग द्वारा हत्या या गंभीर अपराध करने पर क्या कार्रवाई होती है? भारत में नाबालिग अपराधियों के लिए मुख्य कानून जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सामान्य मामलों में अपराधियों की तरह जेल नहीं भेजा जाता, उन्हें ऑब्जर्वेशन होम या फिर स्पेशल होम में रखा जाता है। प्राथमिक लक्ष्य सुधार और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन होता है, या फिर कानून इंस्टेंटली मानसिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि को भी देखता है। जब कोई नाबालिग 16 से 18 साल का हो और मामला हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हो, तो जज बोर्ड उसे वैश्यक अदालत में ट्राई कर सकते हैं। यह पहले भी हुआ है हिसार हरियाणा, जहां 16 साल के 3 माह उम्र के नाबालिग को हत्या के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, जुर्माना सुनाया गया था। लखनऊ का ये मामला सिर्फ एक पिता पुत्र विवाद नहीं है, यह हमें ये याद दिलाता है कि पारिवारिक दबाव, मानसिक तनाव और अनसुलझे झगड़े किस तरह भीषण परिणाम दे सकते हैं। जहां कानून अपना काम कर रही है, वही समाज और परिवार को भी ये समझना होगा कि संवाद, समझदारी और मानसिक समर्थन कभी कभी जीवन बचा सकती है। इस कहानी में एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली, लेकिन इस घटना से हमें सीखना है कि प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन ही हिंसा को रोक सकता है। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे जुर्म कम हो और परिवार एक दूसरे के लिए सहारा बने, ना कि खतरा। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो दिल्ली के मालवीय नगर से सामने आई है। एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 अरुणाचल प्रदेश की युवतियों के साथ नस्लवादी और आपराधिक बदसलूकी होती दिख रही है। ये केवल झगड़े की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के भेदभाव की गंभीर झलक है। इसमें 3 युवतियां शामिल हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, एक ओटीटी टेक्नीशियन और एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। अपने घर में एसी रिपेयर करवा रही थी। ड्रिलिंग में मलबा पड़ोसियों के एसी कंप्रेसर पर जा गिरा। पड़ोसी हर्ष सिंह और रूबी जैन ने कथित तौर पर बदसलूकी की उनके साथ और नस्लीय गालियां दी। युवतियों ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। उसमें उन्हें मोमोज और मसाज पार्लर वाली कहकर अपशब्द कहे जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें सामने नहीं आई। दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लवाद नया नहीं है। 2014 का नीडो तानिया मामला सबसे जघन्य था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की छात्रा को पीट कर मारा गया था। कोविड के दौरान भी लोग इन्हें कोरोना कहकर निशाना बनाते थे। सरकार ने बेजबरुआ समिति बनाई है, लेकिन रोजमर्रा का भेदभाव अभी भी जारी है। विशेषज्ञों और युवतियों का कहना है कि ये केवल झगड़ा नहीं है, बल्कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लोगों के खिलाफ मानसिकता का उदाहरण है। इनके लिए घर ढूंढना मुश्किल होता है, किराया अधिक होता है और काम या पढ़ाई में भेदभाव आम होता है इनके साथ। युवतियों की पहचान लीक होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पे भी खतरों का सामना करना पड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि नस्लवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, ये सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
ये घटना में याद दिलाती है कि समाज में नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। कानून, शिक्षा और जागरूकता ही इसे रोक सकती है। उत्तर पूर्व के लोग भारत के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, जिसने शहर के मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में तनाव की लकीर खींच दी है। एक हिंदू परिवार ने अपने घर पर भगवा झंडा लगाया और उसके बाद दर्जनों लोगों की भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। ये हमला महिलाओं और बच्चों समेत पूरे परिवार को निशाना बनाकर किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अराजक तत्व परिवार पर टूट पड़ते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और हिंसा का तांडव मचाते हैं। घटना बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र के पतलवा मोहल्ले की है। पीड़ित परिवार ने अपनी छत पर धार्मिक आस्था का प्रतीक भगवा झंडा लगाया था। आरोप है कि मोहल्ले के ही दूसरे समुदाय के कुछ लोग इससे नाराज हुए और झंडा हटाने का दबाव बनाने लगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक बच्चे द्वारा पत्थर फेंके जाने के बाद स्थिति बिगड़ी और देखते ही देखते दर्जनों लोग इकट्ठा होकर हिंदू परिवार पर हमला कर बैठे। महिलाओं और बच्चों समेत पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया। घर के अंदर सामान को तोड़ा गया और लूटपाट की भी शिकायत सामने आई है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर भेजा गया, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस के बीच बचाव के बावजूद अराजकता नहीं रुकी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ परिवार को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटती दिख रही है। इस वारदात के बाद पीड़ित अखिलेश यादव की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में 9 नामजद और कुल 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में अब्दुल्ला, तालिब, नोमान, फैजान, कल्लू और सद्दाम शामिल हैं, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पूरे मोहल्ले को सुरक्षा के लिए छावनी में बदल दिया गया है और पुलिस बल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए। वायरल वीडियो की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। यह कोई नई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सांप्रदायिक तनाव के कारण अक्सर छोटे विवाद बड़े संघर्ष का रूप ले लेते हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे झंडा या पूजा के स्थान पर आपत्ति कभी कभी हिंसा में बदल जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर सोशल मीडिया भी आग में घी डालने का काम करती है। वायरल वीडियो और पोस्ट तुरंत लोगों की भावनाओं को भड़का देते हैं और भीड़ हिंसक हो जाती है। अखिलेश यादव जैसे पीड़ित परिवार इस स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए समाज और प्रशासन पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। हिंसा के चलते स्थानीय प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ती है, अन्यथा तनाव फैलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं केवल व्यक्तिगत झगड़े नहीं होती, बल्कि समाज में मौजूद सांप्रदायिक तनाव और भय का संकेत होती हैं। छोटे विवाद जैसे झंडा लगाना अक्सर बड़ी हिंसा का कारण बन जाता है, खासकर जब इलाके में आबादी असंतुलित हो। सुरक्षा और कानून की भूमिका भी जांच के बावजूद विवाद के दौरान कमजोर नजर आती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ पुलिस के सामने भी नहीं रुकी। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में कानून की पकड़ और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कितनी चुनौतीपूर्ण है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित हमला बताया और दोषियों पर तत्काल गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। इससे ये सवाल उठता है कि धार्मिक प्रतीक और व्यक्तिगत आस्था के मुद्दे पर समाज को कैसे संतुलित और सुरक्षित रखा जाए। ये घटना में याद दिलाती है कि कानून और सामाजिक साझेदारी के बिना छोटे विवाद भी हिंसा का रूप ले लेते हैं। धर्म, संस्कृति और प्रतीकों का सम्मान करते हुए भीड़ की मानसिकता और अराजकता पर काबू पाना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता, कानूनी कार्रवाई और सामूहिक समझदारी ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत अभी भी नहीं है। आज की तीनों खबरें हमें ये याद दिलाती हैं कि परिवार में तनाव, नस्लवाद या फिर धार्मिक झगड़े, सभी का असर केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। लखनऊ का नीट दबाव हो, दिल्ली में पूर्वोत्तर युवतियों के साथ भेदभाव हो या फिर बस्ती की हिंसा, ये सभी हमें ये सिखाते हैं कि संवाद, समझ और कानून का पालन कितना ज्यादा जरूरी है। हिंसा और भेदभाव केवल क्षणिक नहीं बल्कि समाज की कमजोरियों का नतीजा है। प्यार, धैर्य और जागरूकता ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी हम सभी को है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।